हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने डेवलपमेंट पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस तरह लोगों के गोल्स, एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अलग अलग होते हैं और कई बार एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर किसी भी देश के विकास का पैमाना तय होता है। मतलब कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, उसके लिए इनकम के अलावा अदर मेजर्स भी हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को ठीक से समझने के लिए हमने हमने का मतलब इसको तीन आधारों पे बांट दिया जाता है। इवन इसे हम तीन नहीं कहेंगे। अगर किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से समझना है तो उसको कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें जो मेन है उसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर जो काम हम करते हैं उन कामों का विभाजन है। मतलब जो भी काम करने से पैसा मिलता है उसके उसको क्लासिफाई किया जाता है कि किस सेक्टर का वो वर्क है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सेक्टर को डिवाइड करने का जो आधार है वो इनपुट है, कि हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं। इनपुट के आधार पर हम इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए इमेजेस दी गई है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति पोस्टमैन है जो किसी फीमेल को एक लेटर दे रहा है। पहले तो हमें यह समझना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। हर चीज एक दूसरे से बहुत ही गहरे तरीके से आपस में गुथी हुई है। मतलब जैसे एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है, इतना गुथा हुआ है कि आप किसी भी चीज को अलग करके नहीं देख सकते। आपको एग्जाम्पल देते हैं। ह्यूमन की जो बेसिक नेसेसिटी या नीड क्या है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। दोबारा से आप रिमाइंड करिए कि ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है। ह्यूमन की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो अब जरा एक बार आप अपने आप से पूछिए कि ये आपकी थाली में जो रोटी है, ये रोटी कैसे आपके पास आई। ये अपने आप तो आई नहीं होगी। तो अब हम पहले बैकड्रॉप में जाएंगे या बैकग्राउंड में जाएंगे और समझेंगे कि रोटी से पहले ये रॉ मटेरियल में क्या था। मतलब रोटी से पहले तो वो आटा था और आटा से पहले वो गेहूं था। और गेहूं कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? गेहूं होता है खेतों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनपुट शामिल हो गया। अब हम इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। पहले खेती हुई, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब उसमें जो भी क्रॉप्स आपने बोया, तो हम अभी गेहूं का उदाहरण ले रहे हैं। गेहूं वहां से खेतों से, भाई आपने गेहूं बोया, खेत में गेहूं हो गया, ठीक। अब गेहूं वहां से अगले जगह तक कैसे जाएगा, उसके लिए आपको जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, आपने गाड़ियों में, ट्रकों में, सामान में या जिसमें भी, मालगाड़ी में, जैसे भी, जहां भी जो भी क्वांटिटी थी, आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजा। जब वो फैक्ट्रीज में गया तो उसको फिर पीसा गया। पीसने के बाद उसको पैकेट में पैक किया गया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर गया या फिर चक्की से होकर आपके पास आया। तो जब वो गेहूं पीस कर आटा बना, फिर आटे को आपने जब सेका, उसको गूंदा, सेका, फिर उसके बाद वो रोटी बना। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है कि आपकी थाली में खाना यूं ही नहीं आता। किसी किसान ने तपती धूप में या बरसात के मौसम में लगातार काम किया है, तब आपकी थाली में आज खाना रखा हुआ है। तो इकोनॉमी में जहां भी आप रह रहे हैं, आपके आसपास मौजूद हर एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंट रोल है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो सब्जी वाला है
अरे ये तो फल वाला है, ये नाली साफ करने वाला है। किसी भी पर्सन को डेजिग्नेशन से नहीं देखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो हर इंसान बराबर है और वो एक पर्सन है जिसने एक स्पेसिफिक टाइप का करियर ऑप्ट किया है, उसका काम है सब्जी को बेचना। इकोनॉमी में हर पर्सन इक्वली इम्पोर्टेंट है, हर पर्सन का रोल एंड फंक्शंस डिफरेंट है। एक पर्सन है जो सब्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, दूसरा पर्सन है सब्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरा है जो सब्जी को बेच रहा है, कोई है जो लॉयर है, कोई है जो डॉक्टर है, कोई है इंजीनियर है। तो कहने का मतलब ये सब प्रोफेशन है और ये इनमें से कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, ये सारे प्रोफेशन जाके इकोनॉमी में इक्वली पार्टी जो अपना योगदान है वो करते हैं। तो जो भी उनका पार्टिसिपेशन है सबका लगभग इक्वल है। तो देखने के नज़रिए में ऐसा नहीं मानना है। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा लेने वाला नहीं आएगा तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। ये सब इकोनॉमी का पार्ट है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके घर के बाहर नाली नहीं साफ होगी तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। जब आपके खुद के घर के टॉयलेट ब्लॉक हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए हर एक पर्सन का इकोनॉमी में इक्वल रोल है। अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे कि जैसे आपको कहा गया कि खाना आपकी थाली तक एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, वही आपका प्राइमरी सेक्टर है, वही सेकेंडरी है और वही टर्शियरी है। ठीक उसी तरह अगर आप कह रहे हैं घर बनाया आपने, आप घर भाई रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज है, और आप जिस घर के नीचे रह रहे हैं उस घर को बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल मिला वो कहाँ से मिला। आप एक एक करके सोचना शुरू करिए तो आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा, इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। मान लीजिए घर बना, तो जो आपका ईंट है, भाई ईंट बेस फाउंडेशन के लिए ईंट चाहिए, तो जो आपका ब्रिक है वो कहाँ से आया। जो आपका ब्रिक है वो मिट्टी से ही बनाया गया। जब मिट्टी को एक प्रॉपर आंच दिया गया, एक सर्टेन टेम्परेचर में पकाया गया, तो वो एक ब्रिक में कन्वर्ट हुआ। आपके पास सीमेंट कहाँ से आया, आपके पास सरिया, जो आपके पास आयरन रॉड्स हैं वो कहाँ से आई, आपके पास गिट्टी कहाँ से आई। तो आप देखेंगे ज़्यादातर ये जितनी भी चीज़ें हैं वो रॉ मिनरल्स के फॉर्म में आपके पास आया है। तो जो भी आपका खनिज है वो कहाँ से आ रहा है, वो ज़मीन से ही निकाला जा रहा है। तो वो कहाँ है अल्टीमेटली, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो अल्टीमेटली लौट के कहाँ जा रहा है, प्राइमरी वर्क में जा रहा है। तो यही आपको समझना है कि जितने भी रॉ मटेरियल से संबंधित काम हैं वो प्राइमरी सेक्टर में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, और जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो टर्शियरी सेक्टर में है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास आप गन्ने की खेती करते हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, लेकिन गन्ने को वहां से मार्केट तक या किसी दूसरी जगह तक डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट की आपको ज़रूरत होगी, उस ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब वो होगा आपका टर्शियरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर के बीच में टर्शियरी सेक्टर आ गया। अब जब उसी उसी गन्ने को गुड़ या चीनी में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तो आपका प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और कोई भी एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से फ्री नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मिट्टी को थाप के एक प्रॉपर सर्टेन शेप देके उसको ईंटे के फॉर्म में बदला जा रहा है। एक और जो फोटो है ये किसी कूली की फोटो है जो प्लेटफॉर्म पे सामान लेकर जा रहे हैं जिससे पैसेंजर्स को आसानी हो। यहाँ पर महिलाएं कॉटन चुन रही हैं। तीसरी जो फोटो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है और शॉप में उसको सेल किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शो करता है। ये जो प्राइमरी सेक्टर ये रहा, इसका मतलब है प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड।
इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, इसमें आपका फार्मिंग भी आएगा, इसमें जो भी एनिमल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आएंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में इनको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इनको मैन्युफैक्चर गुड्स में बदला जाता है। जैसे लकड़ी तो होगी, अगर लकड़ी आप जंगल से ले रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जब उसे कुर्सी, मेज या किसी भी चीज़ में, टेबल चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहा जाएगा। और उसके बाद जो हमारा थर्ड है टर्शियरी, इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसमें बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्विस रिलेटेड जितने भी जॉब्स हो गए वो सब आपके टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन अगर जो क्रॉप सीजन है उसमें किया जा रहा है तो बेसिकली उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स पे। किस पे? कॉटन की जो ग्रोथ है, लिखा है मेनली बट नॉट एंटायरली, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन मेनली जो है वो डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स में। और ये नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं जिसके आधार पर कॉटन ग्रो करेगा? वो है रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट। तो कहने का मतलब रेनफॉल की जहां बात हो रही है इसीलिए लिखा है मेनली बट नॉट इंटायरली। इसका मतलब ये है कि इसका अल्टरनेट ये है कि आप किसी तरह की इरिगेशन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो क्रॉप है वो, अब उसे सनशाइन चाहिए तो आप सनशाइन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, एक क्लाइमेट चाहिए। किसी भी फसल को बड़े होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ सनशाइन और एक सर्टेन काइंड ऑफ वेदर की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो कॉटन है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरह जैसे डेयरी है, हम ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। हम जहाँ कॉटन की बात कर रहे थे वो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे, लेकिन जब हम डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। तो ठीक इसी तरह जो मिल्क है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, और जो भी हमें अर्थ से मिलता है, मिनरल्स और ओर्स, वो सब कुछ भी नेचुरल प्रोडक्ट में आता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर आपको आयरन रॉड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको अर्थ से ही मिलेगा। तो जो भी आयरन, जो भी ओर्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो सब नेचुरल प्रोडक्ट में आते हैं क्योंकि वो हमको नेचुरली अर्थ से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसीलिए इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल डेफिनेशन है, प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर की क्या डेफिनेशन है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं तब उसे हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। हम इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं? वाई प्राइमरी? क्योंकि ये हर तरह की चीज़ों के लिए एक बेस का काम करता है। भाई आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर तो तब करेंगे जब आपके पास बेस मटेरियल होगा। आप रोटी तो तब बनाएंगे जब आपके पास आटा होगा, अगर आटा ही नहीं है तो फिर आप रोटी कैसे बनाएंगे? तो ठीक उसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो जो भी है सबके बेस प्रोडक्ट में जो इस्तेमाल होता है वो, उसे हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। उसमें केवल एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर के अलावा इसमें फिशिंग आता है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सब कुछ मिलाकर इसीलिए इनको कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो जब कोई आपसे प्राइमरी सेक्टर पूछे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं नेचुरली, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में
कंक्लूड करते हैं। साथ ही इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हैं। इसके बाद दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है जो बेस प्रोडक्ट हम कन्वर्ट करते हैं, इन विच सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है जहां पर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यहाँ पर सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर में हमने कहा था वो बेस मटेरियल का काम करता है, वो नेचुरल मटेरियल्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें अर्थ से, एनिमल से रॉ फॉर्म में मिलते हैं। और जब हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको चेंज करते हैं या किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी के बाद का। ये प्रोड्यूस्ड नेचर से नहीं होता है, ये मैन्युफैक्चर होता है बाय मैन मेड। जो पहला वाला था उसे हमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने से हमें रिसोर्सेज मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी प्रोडक्ट हैं ये मैन मेड होंगे क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। ये फैक्ट्री में, वर्कशॉप में या कहीं भी घर पर इनको रखकर इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉटन फाइबर प्लांट से लेते हैं तो वो हम उसे स्पिन यार्न या वीव क्लॉथ, ये किसी ना किसी चीज से हम उसे कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो आपका सुगर केन हो। मतलब वो जो भी प्रोडक्ट है जो हमको नेचुरली मिला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट में यूजिंग सुगर केन एज अ रॉ मटेरियल। अब हमें इससे सुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है, सुगर केन बनने तक का जो प्रोसेस है वो प्राइमरी में है, लेकिन जब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो टर्शियरी में है, और जब हम इसे गुड़ में या फिर शुगर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकेंडरी में है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, और हम उन्हीं मिट्टी, जो हमें मिट्टी कहाँ से मिलती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो मिट्टी है, और जब हम मिट्टी को कन्वर्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो जब हम ब्रिक बनाते हैं और उन्हीं ब्रिक से हम हाउस बनाते हैं या जो भी बिल्डिंग बन रही है वो सब ब्रिक से बन रही हैं, तो जब हम उन्हें बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है। तो और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है हमारा, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी समझ लिया, अब आते हैं टर्शियरी सेक्टर में। ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये दोनों का सपोर्टिंग फैक्टर है। वो दो फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर प्राइमरी पर एक तरह से डिपेंड करता है और ये दोनों को सपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्राइमरी को भी सपोर्ट करता है, डायरेक्टली सेकेंडरी को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर शुगर केन तैयार हो गया है तो वो डायरेक्टली अभी प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन कन्वर्ट होने से पहले ही उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। तो प्राइमरी डायरेक्टली टर्शियरी से इन्वॉल्व है, सेकेंडरी भी टर्शियरी से इन्वॉल्व है। ये दोनों सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए। ये खुद से किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वहाँ दोनों में, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, दोनों का काम प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसका काम प्रोडक्शन नहीं है। ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ट्रक से भी हो सकता है या ट्रेन से भी हो सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बाद ये होलसेल या रिटेल शॉप में भेज दिया जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन का सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, और हो सकता है ये रिटेल शॉप में ले जाया जाए या होलसेल की शॉप में लेकर के जाया जाए, वहां से फिर आगे फर्दर सेल होगा। ठीक, इसके अलावा जैसे जो बातचीत है जो टेलीफोन पे की जाती है, जो लेटर भेजा जाता है या पैसा बैंक से लिया जाता है प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए, वो सब भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर में सारी सर्विसेज को शामिल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इसका मुख्य भाग है, मेन पार्ट है, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को टर्शियरी नहीं कहते। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है और सर्विसेज हैं, वो सब भी टर्शियरी सेक्टर में शामिल की जाती हैं। ठीक है, इसकी बेसिक डिफिनीशन है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. तो ये सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, इसका काम है बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना, और साथ में ही ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम है आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना या आपको उन चीज़ों के लिए अवेयर करना जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको लाइफ में आगे काम आएगी। तो ये सब कुछ सर्विस सेक्टर में आएगा। इसके अलावा जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं वो भी इसी में इंक्लूड की जाएंगी। जैसे आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप अपना बाल कटाने गए किसके पास? बार्बर के पास। आपको अपना कपड़ा प्रेस करवाना है या धुलवाना है, आपने किसको दिया? वॉशरमैन को दिया या आयरन करने वाले को दिया। जो भी सर्विसेज हैं वो सब की सब टर्शियरी सेक्टर में आएंगी। कॉबलर है, आप अपने घर से निकले जूता बनवाने के लिए या सिलवाने के लिए, या आपके चप्पल टूट गई या कुछ भी इशू हुआ, तो जिसको भी आप पैसा पे करके सर्विस ले रहे हैं वो भी टर्शियरी सेक्टर में ही आएगा। जैसे लॉयर्स हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क्स हो गया। और जो नए में है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जो सर्विस है वो आईटी सेक्टर तक भी आ गया है। कहने का मतलब अगर आप किसी तरह की फ़ोन पे सर्विस ले रहे हैं, फ़ोन मतलब कॉल पे, बाई कॉल आप किसी से कुछ फैसिलिटी ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो भी आपका टर्शियरी सेक्टर में ही आएगा। ये आपका इंटरनेट कैफ़े हो गया, एटीएम बूथ हो गया, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब कुछ आपका मिला जुला के सर्विस सेक्टर में ही आएगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको आगे जा कर के इसे कंप्लीट करना है। लिखा है कि क्या होगा अगर एक फार्मर गन्ना बेचने, एक शुगर मिल को बेचने की बजाय मतलब कहीं और बेचने लगे, या सिंपल लैंग्वेज में अगर एक फार्मर अपना जो शुगर केन है वो मिल को ना बेचे तो क्या होगा? क्या शुगर केन की जो मिल है वो बंद हो जाएगी? इमेजिन what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. ये क्या दिखाता है? ये एग्जाम्पल है कि सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो सेकेंडरी या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिपेंडेंट होकर के काम करेंगे। तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना वो चल नहीं सकते। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर फार्मर जो है मना कर देगा अपनी शुगर केन उस
शुगर केन मिल को देने से, तो अल्टीमेटली शुगर केन मिल शट डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो शुगर केन मिल है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, शुगर केन चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, और अगर उसे नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली शट डाउन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर पूरी तरह से सेकेंडरी सेक्टर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries। क्या होगा इंडियन मार्केट की जो कंपनीज हैं, ठीक है ध्यान से समझिएगा, इस ये रिवर्स सिनेरियो दे दिया है। जो पहले वाले में था उसमें शुगर केन मिल को फार्मर देने से मना कर रहा था, अब यहाँ दूसरी सिचुएशन कर दिया कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब जो किसान है, अगर उनसे जो सेकेंडरी सेक्टर की जो कंपनीज हैं, भाई आपने कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अब उस प्रोडक्ट को कंपनीज आपसे लेने की बजाय फॉरेन के मार्केट से ले रही हैं या बाहर से ले रही हैं या उनको बेटर प्राइसेस में मिल रहा है, तो आपके सामान का क्या होगा? मान लीजिए प्रोडक्ट मैंने तैयार कर लिया, अब इस प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और जितना मैंने इस पे लागत लगाई है, जितनी मैंने इनपुट लगाई है, मान लीजिए पेन मुझे बनाने में 10 रुपए का कॉस्ट आया और अब मैं इसे आगे 15 रुपए में बेचने वाला था, लेकिन उस कंपनी ने मुझसे लेने से मना कर दिया, तो जो पेन मेरे पास 10 रुपए का था वो मेरे ही पास रह गया, तो जो मेरे 10 रुपए मेरी जेब से लगे वो भी गए, और जो प्रॉफिट या मार्जिन आना था वो भी गया, और जो पैसा मुझे मिलना था वो भी खत्म हो गया। तो ठीक सिचुएशन यहाँ पर वही दिया है कि क्या होगा कॉटन कल्टीवेशन का, अगर कंपनी ये डिसाइड कर ले कि इंडियन मार्केट में जो भी कॉटन आएगा वो बाहर से इंपोर्ट होगा। Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो भी कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है उसमें प्रॉफिट कम होने लगेगा, किसानों का नुकसान होने लगेगा, और पॉसिबिलिटी है कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। बैंकरप्ट होने का मतलब है जीरो से नेगेटिव में आपका बैलेंस चला जाना, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो आप अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गए, आप अपनी बेसिक जो लाइफ की नीड्स है उसको आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके अलावा है फार्मर्स बाय, और इसीलिए अगर वो जल्दी से किसी दूसरे क्रॉप में अपने आप को शिफ्ट नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो अपने आप गिरने लगेंगी, क्योंकि कॉटन की जो प्राइसेस हैं उनके गिरने की वजह से अगर उन्हें खुद को बचाए रखना है, मार्केट और कंपटीशन में बने रहना है, तो जो किसान है कॉटन के उन्हें दूसरे उसमें शिफ्ट होना होगा। तीसरा है फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब जो भी आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जरूरत है उन सबको एक फार्मर अगर परचेज करता है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स और पंप सेट्स गो अप, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड। अगर ऐसा होता है कि जो इनपुट है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली जो चीज किसान कल तक 10 रुपए में दे पाने में सक्षम था अब वो 12 या 15 रुपए में ही दे पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी लागत की कीमत बढ़ गई है। जब लागत की कीमत बढ़ जाएगा, जब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका आउटपुट रेट होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए दिया है कि क्या होगा अगर इनमें से किसी भी एक की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी प्रॉपर मार्जिन में उसको नहीं खरीदती है तो किसान का नुकसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ बनाने में कल तक 10 रुपए में वो बनती थी और 15 रुपए में मार्केट में जाती थी तो आपको 5 रुपए का मार्जिन मिल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो चीज़ बन रही थी वो बनाने में अब आपको 12 या 13 रुपए लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका मार्जिन है वो मुश्किल से अब 2 रुपए का बच रहा है, क्योंकि कंपनीज तो रेट बढ़ा नहीं रही। आपका इनपुट का रेट बढ़ गया लेकिन आउटपुट का रेट नहीं बढ़ाया, तो जो बीच का मार्जिन है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड। पीपल
working in industrial and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetable, milk, etc. from rural areas. Food will become scarce in urban areas whereas farmers will be unable to sell their products. अब यहाँ पर ये दिखाया है कि केवल अगर टर्शियरी सेक्टर हट जाता है तो क्या सिचुएशन होगी। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी, बेसिकली जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है वो रूरल एरियाज में है और जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली आपकी अर्बन एरियाज में है और रूरल से अर्बन को जोड़ने का काम आपका टर्शियरी एक्टिविटी करता है। क्या हो अगर टर्शियरी एक्टिविटी चला जाए स्ट्राइक पे, तो जो भी अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको रूरल एरियाज से सप्लाई नहीं मिलेगी, उनको लॉस होगा और अल्टीमेटली जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं जिनके पास प्रोडक्ट है वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे तो वो प्रोडक्ट भी खराब होगा। तो अल्टीमेटली रूरल एरियाज का भी लॉस होगा और अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग स्कैर्सिटी में चले जाएंगे या प्रॉब्लम में जाएंगे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जो लोग दूध डेयरी से नहीं लेते या पैकेट वाला दूध लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप सोचिए पर डे ये सुबह और शाम शॉप में दूध की गाड़ियां आती हैं, कैरेट का कैरेट गाड़ी उतार के जाती है। लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस सोचिए कि पहले गांव से दूध कलेक्ट किया जाता है, आसपास किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा जाता है, वहां उनको प्रॉपर पैकेज किया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर में रखा जाता है, वहां से फिर कोल्ड स्टोरेज की गाड़ियों में रखकर वो शॉप तक आता है। अगर इनमें से एक भी चेन लिंक टूटती है तो सबका पहला फार्मर जो भी जिसके पास भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मतलब जिसने भी गाय भैंस या जो भी जानवर रखे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, पहला नुकसान उसका होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन करेगा और सेल नहीं होगा। दूसरा नुकसान कंपनीज का होगा जो फार्मर्स से लेकर के और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा नुकसान पब्लिक का होगा क्योंकि उनको सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ काम करती हैं, ये को रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं और कोई भी सेक्टर एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो अब तक जो हमने समझा वो यही था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज so are grouped into 3 different categories are highly interdependent। ये इसी का एग्जाम्पल था। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो तीनों सेक्टर पढ़े इकोनॉमिक के कि कैसे वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कैसे एक के बिना दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता और इनके आपस में सुचारू रूप से काम करने की वजह से ही हमको फैसिलिटीज मिलती है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसके आगे वहां से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।